उसमें 7 तक क्वेश्चन हुआ था अभी हम लोग का। तो आगे चलें? 7 की 6 क्वेश्चन हुआ था। कुछ ऐसे हुआ था, तो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस सब वही रहेगा। क्वेश्चन करते जाएँगे और जो डिटेल्स दी रही होगी, आपको उसे बार-बार रिवीजन करना है क्योंकि 27 अक्टूबर को टेस्ट है, आप लोग का एग्ज़ाम है। तो जितना भी आप टेस्ट दे दो और जितना रिवीजन कर लो, वो बेस्ट होगा आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग के पास है या सामने है, इसे आंसर दीजिए। तो आप लोग के पास जो एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड में। क्या समय बताना स्टार्ट करता हूँ। तो हैनल पासवर्ड इंडेक्स 2024 भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें 80वां स्थान है। ये जनवरी का डाटा है, लेकिन ये हमेशा बदलता रहता है। वर्तमान में सितंबर चल रहा है, तो अभी ये 199 देश में भारत का स्थान 82 है। ठीक है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान सिंगापुर का है और दूसरे स्थान पे कई देश हैं। ठीक है, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है, जापान है। तो 4-5 देश सेकेंड स्थान पे हैं। भारत का स्थान इसमें 82 है और इसे जारी कब से किया जा रहा है? तो इसे जारी किया जा रहा है 2006 से। इसे जारी कौन करता है? तो जारी करती है एक एसोसिएशन है जिसका नाम है AIATO। टीए IATA, जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये 2006 से इंडेक्स जारी करती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पासपोर्ट वर्ल्ड के जो देश हैं उनसे कितना मजबूत है। तो काफ़ी भी थोड़ा बहुत तो मजबूत है क्योंकि 82 स्थान पे तो अच्छी अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, पर है। लेकिन सबसे मजबूत देखा जाए तो सिंगापुर का है। ये किसी भी देश में जा सकते हैं, इनका पासपोर्ट काफ़ी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। असल में मैं ये सारी चीज़ें बताते चलूँ ना तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो लंबा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमलाई परियोजना मंदिर, ये शिमलाई परियोजना मंदिर जिसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। असल में इस परियोजना का उद्देश्य है ना कि इस मंदिर को काफ़ी थोड़ा सुंदरीकरण किया जाए, उसके आसपास चीज़ों का सुधारा जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये महानदी के तट पे स्थित है, तो आप ये डिटेल्स मैं दिया हूँ यहाँ पे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये अफ्रीका का एक देश है, जिसे केप वर्दे नाम से जानता है, इसे कहा गया। अच्छा, जो मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है तो ये WHO द्वारा किया जाता है। इसका एक प्रोसेस होता है, किसी भी देश में अगर 3 साल तक उस देश में मलेरिया केस एक भी नहीं आए हैं, तो उस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है। एग्ज़ाम्पल थ्रू अगर अगर केप वर्दे में 2021 में एक भी केस नहीं रहे होंगे, तभी इसे 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। इसके साथ देखा जाए तो अफ्रीका का ये तीसरा देश है। पहला देश कौन-सा है और दूसरा देश कौन-सा है? तो पहला है मॉरिशस, मॉरिशस। सेकंड कौन-सा देश है? तो अल्जीरिया है। तो 3 देश हो गए हैं जिसे मलेरिया मुक्त अफ्रीकी कंट्री के किया गया है। और भारत के संदर्भ में देख लें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका को इसे 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था और मालदीव को इसे 2015 में मलेरिया मुक्त घोषित किया। ये बताने का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में रहा है, मालदीव।
तो इसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और बाकायदा मैंने यहाँ पे इसका डिटेल्स दे रखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये वाला पोर्शन आप पक्का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है कि मलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए कितने क्या उसकी क्राइटेरिया होती है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, टोटल विश्व में ना डब्ल्यूएचओ द्वारा 23 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है अब तक, ठीक है? तो ये डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 24 जनवरी 2024 को मनाया गया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश को ना 24 जनवरी जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, ठीक है? इसके दो और नाम से जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। संयुक्त प्रांत और को यूनाइटेड प्रोविंसेस भी कहा जाता था, जो नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये मथुरा में किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। असल में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 में, उसका उद्देश्य है कि 100 सैनिक स्कूल को देश में खोला जाए और शिक्षा की गुणवत्ता है उसे सुधारा जाए, इसलिए इस सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे डिटेल्स है, जिसमें इस स्कूल में 870 स्टूडेंट हैं, और ये वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये शिक्षा नीति पे आधारित है ना, तो हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेडुअल हिस्ट्री का। इसमें एकता व्यवस्था के बारे में पूछा है, तो देखते हैं। एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। भारत में एकता व्यवस्था को भारत भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है, ये भी सही है। भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, ये भी सही है। अच्छा, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में शासक बना और 1236 तक था, ठीक है? चालीसा उलीसा इसने चलाया था, चहलगामी जिसे कहते हैं। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो आगे सुल्तान बनती है। तो हम कभी हिस्ट्री यहाँ तो पढ़ा नहीं सकते हैं, हिस्ट्री बाद में देखा जाएगा, बड़े बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने एकता व्यवस्था थी जो उसे वंशानुगत कर दिया, ये भी सही है। तो चारों सही हमारे हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल्स है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ये लघु अभिलेख में मिलती है। ये एनसीईआरटी के क्लास 6 में आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये डिटेल्स है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार। और जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, जो बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और उसे पढ़ने से पहले ना आप ये देख लीजिएगा, उसका प्लेस देख लीजिएगा, कौन सी नदी के किनारे कौन सा अभिलेख मिला, क्या नहीं, ये सब। अगर ये सब मैपली आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन गलती होने का चांस बहुत कम होता है। मैंने ये अप्लाई किया है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो मैपली ज़्यादा करता हूँ, जो मैपली क्वेश्चन होते हैं। तो ये बीरबल से संबंधित है। तो बीरबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही यहाँ पे देखो नहीं दिया है, तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन करेंगे। अकबर ने इन्हें कविराज राजा की उपाधि प्रदान की थी, ये बिल्कुल सही है। अकबर ने इन्हें 500 मनसब प्रदान किया था। मनसबदारी प्रथा के बारे में पता है? एक तरह से वरीयता दिया जाता था, क्रम, जैसे कि आईएएस, आईपीएस। तो इसी तरह इसमें भी होता था, उनका क्रम होता था, रैंक हिसाब से दिया जाता। तो अकबर ने इन्हें 2000 का मनसब दिया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? बी आंसर हमारा गलत है। अकबर ने इन्हें नागरकोट, कांडला और कांगलिंजर जागीर प्रदान की थी, ये बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफजइयों के विरुद्ध
लड़ते हुए हुई थी। ये भी सही है क्योंकि जब उत्तरी सीमा विस्तारक वो कर रहे थे, तभी एक अभियान पे बीरबल को भेजा गया जहाँ उनकी डेथ हो गई। तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा कौन-सा सही नहीं है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिएगा ये। निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन के नाम से जाना जाता है? असल में मैं आंसर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आंसर पढ़ने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। एग्ज़ाम करीब है तो हम जितना क्वेश्चन कर सकें उतना बेहतर होगा। आप लोग स्पीड से जो आंसर मैंने दे रखा है उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें मैं बताने चलूँ तो लंबा काफ़ी वीडियो हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मरियर महल नहीं, ताजमहल आगरा, हाँ, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी, ये सही हो जाएगा। इसे ही रोमांस इन द स्टोन के नाम से जाना जाता है। आगरा काफ़ी चर्चा में रहा, कारण क्या है? अभी हाल ही में ना यहाँ पे जो एक गुंबद है उसमें एक पौधा जमा मिला, ठीक है? तो ट्विटर पे काफ़ी इसके कमेंट आने लगे कि क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इसकी सुरक्षा और इसकी देख-रेख के लिए काफ़ी चौकन्ना सरकार को भी रहना चाहिए। तो इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, इसको लेके तो इसे देख लीजिएगा, इसका 3-4 चीज़ देख लीजिएगा, इसे बनाया किसने, इसकी शैली क्या थी और किसके रूल में बना था और इसकी जो चित्रकारी है ना, इसकी चित्रकारी किस शैली से बिलॉन्ग करती है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो हमें पहला इसी में दिया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हड़प्पा स्थल, सुरकोंडा और धौलागिरी खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो ये गलत है, खंभात की खाड़ी में ये नहीं स्थित है। और हड़प्पा जो है ना रावी नदी के तट पे पंजाब के साइड में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल लोथल और रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो हड़प्पा तो आपको पहले ही बताएं कि रावी नदी के तट पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लोथल और रंगपुर जो है ना, ये खंभात में खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और सुरकोटा और धौलागिरी जो है ना, एक कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ऐसे आपको थोड़ा मैपली क्वेश्चन आएगा तभी ये कर पाएंगे आप लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ डिटेल्स है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं पीएचडी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे अर्ध संविधान भी कहते हैं। तो इसमें हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 भाग जोड़ा गया था, एक 4 को और 14 को, ये सही है। इस संशोधन द्वारा 3 नए निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया। कौन-कौन सा था? बताएगा कोई? 39 ए, 43 ए, 48 ए, ठीक है? ये भी सही हो जाएगा। इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया। ये गलत है क्योंकि ये 5 किया गया था, 7 नहीं किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान संशोधन को न्यायिक जांच को बाहर कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया नहीं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, उन्हें रद्द करने का जो प्रोसेस है उसे लिया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियां ना कनाडा से ली गई है, पहली बात, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल से पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण
की बात की गई है। इसमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। सकारात्मक प्रवृत्ति का है, ये भी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल समितियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बना लेते हैं। ए का हम एक कर लेते हैं, बी का केवल दो कर लेते हैं, सी में हम एक और दो दोनों कर लेते हैं, डी में ना एक ना एक ना दो। तो इसमें दिया है मंत्रिमंडलीय समिति संवैधानिक है, नहीं ये गैर संवैधानिक है। तो इसीलिए हमारा पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान में मंत्रिमंडल समिति का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। संसदीय समिति संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति संसद के सरकार की भूमिका और कार्यों को देखती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो अगला जो आगे बेस क्वेश्चन होगा इसी तरह मैं कराऊंगा। तो आपको तीसरा पार्ट देखना होगा, और तीसरा पार्ट अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार।